हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज से मैं जावा 9 फीचर्स पे प्लेलिस्ट शुरू करूंगा और जैसा कि यहाँ 9 टॉपिक्स लेके हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में कवर करूंगा। सो जावा 9 में दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है कि बिल्कुल नया आया है और दूसरा ऐसा कि कुछ चीज़ों में इन्हेंसमेंट हुए हैं। सो दोनों पे हम बातें करेंगे। शुरुआत हम करेंगे नई चीज़ों से जो हमने शायद कभी सुनी भी नहीं हो, जैसे जे शेल, जेपीएमएस, ये जावा प्लेटफॉर्म मॉडल सिस्टम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है जावा में। इसके बाद से मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है। जे लिंक मतलब अगर हमें खुद का जार क्रिएट करना है तो हम जे लिंक का, सॉरी, खुद का जेआरई क्रिएट करना है तो हम जे लिंक का यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा खुद का जेआरई क्रिएट कैसे करेंगे, फिर इक्लिप्स में उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसके बेनिफिट क्या है। अगला है प्रोसेस एपीआई अपडेट। अब जिन लोगों को प्रोसेसेस के साथ अगर कुछ प्ले करना होता है या कुछ टास्क करना होता है तो उन लोगों को थर्ड पार्टी एपीआई यूज करना पड़ती थी। प्रोसेस मतलब जैसे हम टास्क बार में जाते हैं, हम देखते हैं कितनी प्रोसेसेस रनिंग है, उसको किल करना है या देखना है कि उस प्रोसेस का ओनर कौन है, कितने टाइम से चल रही है, कितनी मेमोरी उसने अब तक कंज्यूम कर ली है। सो इन चीज़ों के लिए फाइनली जावा 9 ने प्रोसेस एपीआई दे दी है। इसके पहले हमें थर्ड पार्टी एपीआई यूज करनी पड़ती थी अगर हमें प्रोसेस एपीआई से कुछ भी टास्क करना हो। अगेन एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये जो लिनक्स सिस्टम है मेरा, वहाँ पे कोई ऑलरेडी जार रनिंग है, जैसे नो हब करके हम जार एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर हमें उसे प्रोग्रामेटिकली किल करके नई प्रोसेस शुरू करना है तो क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी यूज करते थे जावा 9 के पहले। लेकिन जावा 9 से हमारे पास फैसिलिटी है प्रोसेस की, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा मैं कि उसका मतलब क्या हुआ। HTTP2 क्लाइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जावा 9 के पहले अगर हमें कोई थर्ड पार्टी कॉल करना रहता था, जैसे कोई लोकल होस्ट 8080, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है और उसमें मेरी एक एपीआई डिप्लॉयड है यहाँ पे 8080/गेट यूजर 5, है ना, गेट यूजर बाय आईडी 5। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें या तो HTTP क्लाइंट का यूज करना पड़ता था, HTTP रेस्ट बिल्डर कुछ था, या तो फिर रेस्ट टेम्पलेट का हमें यूज करना पड़ता था, जो कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं। लेकिन अब जावा 9 से अगर हमें HTTP कॉल एग्जीक्यूट करने हैं तो हम इनकी क्रिएटेड एपीआई को क्लासेस को यूज करेंगे और हमारे लिए काम हो जाएगा। हमें थर्ड पार्टी पे जाने की जरूरत नहीं। अब ये तो थे न्यू फीचर्स। बहुत शॉर्टली मैंने इनके बारे में बताया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम लगेगा इनको समझने में। अब इसके बाद बारी करते हैं जो इन्हेंसमेंट की बात हुई थी। सो जावा 8 तक, या मैं कहूँ जावा 8 के पहले तक, हम केवल इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन जावा 8 में फिर क्या आया, डिफॉल्ट कीवर्ड, और हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके भी मेथड डिफाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि क्या होगा अगर मैं जैसे मैं डिफॉल्ट मेथड लिखी, डिफॉल्ट वॉइड टेस्ट, और इसके अंदर तकरीबन 5000 लाइन का कोड है। तो ये तो कोड रीडेबिलिटी का इशू आ जाएगा जिस बंदे ने बनाया उसके लिए। ठीक है। अगर हम हमारा खुद का ध्यान रखें, जैसे मान लो मैं एक प्रोजेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे एक डिफॉल्ट एक मेथड डिफाइन करनी है इंटरफेस में, और वो मेथड काफी लेंदी है। तो या तो मैं 5000 लाइन यहीं लिख दूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल स्मॉल मेथड बनाऊंगा। स्मॉल वन, स्मॉल मेथड वन, स्मॉल मेथड टू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों भी तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगी, भले ही मैं इनको डिफाइन कर दूंगा इंटरफेस में, ये दोनों भी डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। अब इसका ड्रॉबैक क्या, कि जिस बंदे ने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा, वो तो सीधे इन दोनों को कॉल कर लेगा, कॉल स्मॉल वन, कॉल नहीं लिखना चाहिए मुझे, स्मॉल वन, और फिर उसके बाद स्मॉल टू। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम किसके लिए हो जाएगी, जिस बंदे ने बनाया उसके लिए, क्योंकि ये तो उसके लिए एक हेल्पर मेथड थी। मेन तो ये मेथड वो एक्सपोज करना चाहता था इंटरफेस के बाहर, लेकिन ड्यू टू लिमिटेशन वो इन मेथड को भी एक्सपोज कर बैठा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जावा 9 से अगर हम केवल हमारे लिए हेल्पिंग मेथड बनाना चाहते हैं तो हम फाइनली प्राइवेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ये सेम प्राइवेट, जैसे हम क्लास में जैसे कोई मेथड डिफाइन करते हैं प्राइवेट कीवर्ड के साथ, तो क्या होता है, उस क्लास के बाहर कोई और उस मेथड को ना तो कॉल कर पाएगा, ना ही क्लास को हमारी एक्सटेंड करके मेथड को फिर से डिफाइन कर पाएगा। ओके। सो ये बेनिफिट है प्राइवेट का। दूसरा, ट्राई विथ रिसोर्स एनहेंसमेंट। जावा 7 में हमने देखा था कि अगर हमें रिसोर्स को क्लोज करना है तो फाइनली जरूरी नहीं हर बार हम फाइनली ब्लॉक लिखें। जावा 7 के पहले हमें फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ता था हर बार, और खुद मैन्युअली रिसोर्स क्लोज करना पड़ते थे। जावा 7 से उन्होंने क्या बोला कि आप एक काम करो, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, आप एक काम करो, ट्राई के अंदर आपके रिसोर्स को क्रिएट करो,
रिसोर्स R1 इक्वल टू न्यू रिसोर्स, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ध्यान रखूंगा क्लोज करने का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, सोचो अगर मुझे ऐसे 10 रिसोर्स क्रिएट करने हैं तो मुझे उस 10 रिसोर्स को ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा, ये ऐसे कर करके। सो कोड की रीडेबिलिटी का इशू आ जाएगा, तो उसको उन्होंने कैसे सॉल्व करा वो बताया उन्होंने। फिर डायमंड ऑपरेटर में एक छोटा सा एनहेंसमेंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड, वो भी बताऊंगा। फिर स्ट्रीम, जो हमारे पास स्ट्रीम फीचर्स आया था जावा 8 में, उसमें भी छोटे छोटे एनहेंसमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम जे शेल से। तो अब जे शेल की जरूरत क्यों पड़ी? होता यह है कि अगर मुझे एक छोटा सा भी लॉजिक जावा में टेस्ट करना है, जैसे मेरे को लिखना है इंट a इक्वल टू 5, इंट b इक्वल टू 10, और z इंट z इक्वल टू a प्लस b, ये मैंने क्यों करा? और इसके बाद सिसआउट अलग, सिसआउट z, 4 लाइन का कोड मुझे क्यों लिखना पड़ा? जस्ट बिकॉज मुझे इन दो नंबर का सम करके देखना है, इसकी वजह से मुझे 4 लाइन, प्लस मुझे क्लास भी क्रिएट करनी पड़ी, माई क्लास, उसके अंदर मेन मेथड, फिर उसके अंदर ये पूरा लॉजिक लिखना पड़ा। अब सोचो ये जरा से इस एक लाइन के लॉजिक की वजह से मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ा। सो आप में से अगर कुछ लोगों ने पाइथन देखी है या बाय चांस पाइथन पे काम करा, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा पाइथन में एक शेल रहता है, जहाँ लिखो 5 + 10 और 15, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो फाइनली जावा 9 में भी हमारे पास वो फीचर आ गया है। हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके सीधे कोड लिख लेंगे जो हम चाहते हैं लिखना। टेस्टिंग के लिए CMD जावा वर्जन आपके पास 9+ होना चाहिए, डजंट मैटर 10 है, 11, 12, 13, 9 होना चाहिए। ओके, अब आपको जे शेल को स्टार्ट कैसे करना है? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जे शेल लिखना है आपको, थोड़ा सा वेट करिए, आपके पास क्या आ गया? जे शेल का वर्जन लिखा हुआ आ गया। अब जो मैंने बोला था कि मुझे साला अगर 5 + 10 15 करना है तो मुझे इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा, अब उसका कोई झंझट नहीं, 5 + 10, आंसर भी आ गया 15। उसके बाद लेफ्ट साइड पे देखोगे इसने एक वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया मेरे लिए, कि अगर फ्यूचर में मुझे इस वेरिएबल को यूज करना हो या इसके साथ कुछ और इनहेंसमेंट करना हो या कुछ और ऑपरेशन करना हो, तो मैं इस वेरिएबल का यूज कर लूंगा। लेट्स सी करके देखते हैं अभी। $1 पहले हम एक्सिस करते हैं, एक्सेसिबल है, $1 + 10। तो अब आप देख रहे हो कितना इजी हो गया हमारे लिए, जस्ट बिकॉज मुझे केवल दो नंबर का सम करना था, उसके लिए मुझे अब वो पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना, ये वो सब नहीं करना है। अब कितना इजी हो गया, देखिए लिस्ट स्ट्रीम न्यू अरे लिस्ट। अब आपने एक बात नोटिस करी कि मुझे यहाँ पे इस लिस्ट को इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ा। अगर मैं इक्लिप्स में या जावा को नोटपैड में खुद ही क्लास बनाऊं, खुद ही मेन मेथड बनाऊं, उसमें लिखूं, तो 110% मुझे यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ ये है कि जावा वालों ने कुछ बेस पैकेजेस मोर देन जो हमारा जावा बेस रहता है, जिसको कहते हैं जावा लैंग, जावा लैंग के अलावा जावा यूटिल, जावा डेट, बहुत सारे उन्होंने पैकेज खुद हमारे लिए इंपोर्ट कर लिए हैं। लेकिन जरूरी नहीं हर बार आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़े, कुछ ऐसे सिनेरियो आएंगे जहां आपको शायद इंपोर्ट करना पड़ेंगे। अब ये लिस्ट जो मैंने क्रिएट करी, list.8, स्ट्रिंग है 2, ये देखो हो गया list.8 3। अब मुझे लिस्ट देखना है, सिंपल मुझे लिस्ट लिखना है और कुछ भी नहीं, मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यह हो गया, ये काम भी हो गया। तो ये है जे शेल हमारे लिए, कि अगर हमें छोटे छोटे चेंजेस करके देखने हैं तो हमारा काम हो गया। अब बात ये भी नहीं है, अब मैं चाहूँ तो मैं खुद की मेथड भी डिफाइन कर सकता हूँ, पब्लिक इंटीजर ऐड INTA INTB। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने थोड़ी सी भी टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो अब मान लो मैंने 4 लाइन का कोड लिखा और एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी, मान लो जैसे ये कुछ ये कर दिया, तो जब तक मैं ये सेमी, ये जो करली ब्रेसेस है, इसको क्लोज नहीं करता, मेरा काम नहीं होने वाला। अब मैं इससे बाहर आ गया। अब इसने क्या बोला? डेफिनेटली कंपाइल एरर है, कोड तो कंपाइल होगा, अगर हम जावा की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोड तो कंपाइल होगा, ये सब कंपाइल एरर है, ये डीएस डीएफ कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने इंटेंशनली कर आपको बताने के लिए कि आप मेथड डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये एक छोटा सा हेडेक है कि अगर आपने एक भी लाइन गलत कर दी तो फिर आपको पूरी मेथड फिर से डिफाइन करनी पड़ेगी। अब मैं जाता हूँ फिर से पब्लिक, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसको, या पब्लिक इंटीजर ऐड INTA INTB
अब मैं एक z वेरिएबल बना रहा हूँ a प्लस बी, रिटर्न करूंगा z, और ये मैंने मेथड को डिफाइन पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया, और इसने भी बोला कि एक मेथड आपके लिए क्रिएट हो गई है। अब मुझे कॉल करना हो तो इतना सिंपल है, 1,2 रिटर्न कर दिया, और एक वेरिएबल भी बना दिया जेशेल ने मेरे लिए कि भैया अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो ये आप इसको ऐसे एक्सेस कर लो। अब अगली बात ये तो था, अब अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करके देखनी है, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई मेरे लिए। अब अगर मुझे इसके साथ कुछ यहाँ पे स्प्लिट करना है, देखिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, हो गया अरे क्रिएट हो गया, इसका स्प्लिट हो गया, जो भी आंसर आया। सो ये था जे शेल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन सी फीचर लिखे मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में हम जेपीएमएस के बारे में बात करेंगे। ये मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जावा का, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जावा में, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी सही। लेकिन जब से जावा 9 आया है, इसके बाद 10, 11, 12 मैंने किसी को जेपीएमएस यूज़ करते नहीं देखा है। इवन मेरे भी जितने प्रोजेक्ट थे मैंने भी कहीं जेपीएस यूज नहीं करा, क्योंकि ऊपर से रिक्वायरमेंट ही नहीं आई थी। लेकिन आई डोंट नो कब कब ये फॉर्म में आएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। इन्होंने जावा का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ही चेंज करके रख दिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कहा जेपीएमएस, फिर जे लिंक, प्रोसेस एपीआई और छोटे मोटे एनहांसमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।